गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स बूस्टर प्रोग्राम सीरीज़ में लास्ट क्लास में मैंने आपको पेपर 1 जो था वो डिस्कस किया था, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं मैंने बच्चों को बताई थी। अगर वो मिस हुई हैं तो वो आप ध्यान से यहाँ पे भी सुन सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको आपके सिलेबस की जानकारी दी थी, सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स के नाम लिखे थे और उनके अगेंस्ट कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी लिखा हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि आपको उनमें से लॉन्ग आंसर के लिए कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट आंसर के तरीके से कौन से करने हैं और वेरी शॉर्ट आंसर के तरीके से कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन चैप्टर्स के आगे 6 मार्क्स लिखा हुआ है वो 6 चैप्टर बनते हैं, तो यही 6 चैप्टर आपको लॉन्ग के तरीके से प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद जिनके आगे 5 या फिर 4 लिखा हुआ है वो चैप्टर आपको शॉर्ट के तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और फिर उसके बाद जिन चैप्टर के आगे 2 नंबर या 3 नंबर लिखा हुआ है वो चैप्टर आपको वेरी शॉर्ट आंसर के तरीके से प्रिपेयर करने हैं। फिर मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया था, जो यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बेटा टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक नंबर का ये सवाल होगा। अब ये किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में भी हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये 1 वर्ड आंसर या 1 स्टेटमेंट आंसर में भी हो सकता है। बोर्ड ने जो अपनी साइट पे पेपर डाला है उसमें उसने सारे MCQs करके डाले हैं, पर ये फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होने के बाद फर्स्ट टाइम पेपर ले रहा है बोर्ड, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आप सारे MCQs के तरीके से ही प्रिपेयर करके जाओ। आपको हर एक तरीके से आंसर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो एक नंबर के ये 10 सवाल रहेंगे। टोटल मिला के सेक्शन ए जो है वो 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपने टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर सवालों के आंसर जो हैं वो पैराग्राफ में देने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपने 30-40 वर्ड से लंबा आंसर नहीं लिखना है। तो 45 वर्ड या 50 तक वर्ड्स आपके आ जाने चाहिए, पर अगर आपने पॉइंट्स में लिखना शुरू किया तो कम से कम आपको 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो 3-4 पॉइंट जब आप लिखोगे तो वो लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली 60 वर्ड्स को क्रॉस कर जाएगी। तो आपने अपना टाइम बचाना है। अगर आपने पॉइंट्स में भी लर्न किया है तो आप पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर से बता के आप पॉइंट्स का हेडिंग लिखो और कामा डाल दो, कामा डाल दो। 5-6 पॉइंट का अगर आप हेडिंग लिखते हैं कामा डाल के, तो आपका सवाल जो है वो बन जाएगा 2 नंबर का। तो 2 नंबर के ये 9 सवाल रहने वाले हैं। टोटल मिला के 18 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन सी बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगी। ये 7 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। शॉर्ट आंसर जो है वो 4 नंबर का होगा। इसमें भी आपने कोशिश करनी है जितना पूछा है उतना लिखना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के तो जो पूछा हुआ है वो उसके बाद लिखो। अगर यहाँ पे आपने पॉइंट्स में सवाल किया है तो आप पॉइंट्स में ज़रूर आंसर दीजिए। अगर वहाँ पे पॉइंट्स में पूछा है तो आपके आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए, पर अगर बनता ही नहीं है पॉइंट्स में तो आप पैसेज की तरफ जा सकते हो, पैराग्राफ की तरफ जा सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर पॉइंट्स में लिखना होगा तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट जो हैं लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो
28 नंबर के ये टोटल सवाल बनेंगे। 7 इंटू 4 28। देन उसके बाद सेक्शन डी जो है वो शुरू होगी। सेक्शन डी में एक सवाल 6 नंबर का आएगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने क्लास को मिस किया है जब ये चीज़ पढ़ाई गई थी, या उसे याद नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चैप्टर की, उस पैराग्राफ की, तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको कैसे करना है वो मैं जब ये पैसेज आएगा मैं वहाँ से ही आपको करवाता हूँ, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पैसेज में 3 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर का ये पैसेज बनेगा। उसके बाद सेक्शन ई, जिसमें प्योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये सवाल पूरे फॉर्मेट में लिखने होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पोर्शन और कंक्लूजन के साथ लिखने होते हैं। लेंथ देनी होती है इन क्वेश्चंस को, और काफ़ी टाइम भी लगता है इनको लिखते समय। तो आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि ये सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करनी है या बाद में अटेम्प्ट करनी है। तो पहले उन सवालों को करो, दूसरी सेक्शन के सवालों को कर लो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो इसको लास्ट में रखो, जब आपके पास 1.25 घंटा या 1.5 घंटा रहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को टच करो, क्योंकि ये टाइम लेंगे भाई। तो 18, 6, 28, 18 और 10 मार्क्स, सभी सेक्शंस के मार्क्स जोड़ेंगे तो 80 नंबर बन जाएंगे। तो चलिए बेटा, आज हम जो पेपर 2 है बूस्टर सीरीज का उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए अपनी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं, जहां पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको नहीं आता होगा, फिर भी एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू पूछा है वो पूछा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो किस फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, वो किस प्रकार के राइट के अंदर आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो वो फंडामेंटल राइट है। 6th फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो सभी फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो बी आंसर जो है वो सही आंसर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं, विच इज द अपेक्स। अपेक्स होता है शिखर, चोटी बोलते हैं जिसे, मतलब सबसे टॉप। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है जो, उस पर सबसे ऊपर क्या है? ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और वो देश का एक ही होता है। तो आंसर बी जो है, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। देन उसके बाद यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, तो इन नीचे कुछ उसके काम लिखे हैं, और ये पूछ रहा है कि इनमें से एक काम लोकल गवर्नमेंट का नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं है, तो वो किसका है? पब्लिक हेल्थ लोकल गवर्नमेंट का काम है, सैनिटेशन लोकल गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक सर्विस जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम बनता है, जनता की सेवा करना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट यूनिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है इज द राइट आंसर। देन उसके बाद 5th एमसीक्यू जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो जब आए तो किन एक्ट्स के द्वारा आए, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हुआ? तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि लोकल गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज, और 74th अमेंडमेंट जो कि लोकल गवर्नमेंट फॉर अर्बन एरियाज, तो उसके बाद एग्जिस्ट किए जब ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाए गए। तो राइट आंसर इज सी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 6th जो एमसीक्यू है उसने पूछा हुआ है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बारोड फ्रॉम। वो कहाँ से लिया गया था? फ्रांस में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है, तो फ्रांस इज द राइट आंसर। टर्म पॉलिटिक्स जो है वो कहां से ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड पोलिस, POLIS।
जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिटी स्टेट, ग्रीक वासी जो थे वो सिटी स्टेट्स में रहते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, रोजमर्रा लाइफ में जो प्रॉब्लम को फेस करते थे उनको वो डिस्कस करते थे शाम को, ताकि नेक्स्ट डे वो समस्याएं जो हैं वो और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ताकि उनके हल निकल जाएं। तो पोलिस से ड्राइव किया गया है, तो राइट आंसर इज सी, पोलिस, ग्रीक वर्ड पोलिस। देन 8th MCQ, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में तो लगभग सारी ही चीजें आ जाती हैं। स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पावर भी आती है, टू डिटरमाइन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी आते हैं। तो आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। तो 8th MCQ का जो आंसर है वो डी जो है पार्ट, वो सही आंसर है, ऑल ऑफ अबाउट द अबाउ। देन 9th MCQs पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत का जो सेकुलरिज्म है उनको लेके कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। वो कौन सा है? द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद द इंडियन स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर, ये ऐसा नहीं है, ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में टोटल एक्सक्लूजन होता है, वहां पे स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। पर हमारा जो सेकुलरिज्म है वो थोड़ा एडवांस है। हमारे सेकुलरिज्म में अगर किसी रिलीजन में कोई चीज़ गलत है तो उसको ठीक करने के लिए स्टेट बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो बाकी इंडियन स्टेट्स ये भी सही है और डी भी सही है। तो बी जो है वो, बी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। तो राइट आंसर इज बी, द इंडियन स्टेट डज नॉट इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। लास्ट MCQ, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड वर्ड सेकुलर इन द प्रेम्बल। ये भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि जो संविधान को बनाने वाले थे, इतना डेलिब्रेशन के बाद, इतनी एनालिसिस के बाद भी उनसे पता नहीं किस तरीके से दो वर्ड छूट गए थे जो 42nd अमेंडमेंट में प्रेम्बल में डाल दिए गए, और वो था सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो अब यहाँ पे सेकुलर लिखा हुआ है, तो 42nd अमेंडमेंट इज द राइट आंसर। आगे बेटा सेक्शन बी है, सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन बी के बारे में मैंने आपको बताया है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। मुझे पता है आपके पास काफ़ी मटेरियल होता है, आपको टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है। तो एक वेरी शॉर्ट आंसर को 2 या 3 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, और जो लेंथ है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45 या 50 वर्ड्स तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आपके पास बड़े सारे पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा ऊपर से लिख के पॉइंट्स के नाम लिखो, कामा कामा डाल के आगे चलते जाओ। तो चलिए सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसके 10 पार्ट सेक्शन ए कवर करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है वो लिखा गया है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गिव द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 सवाल पूछे गए हैं 1-1 नंबर के, और ये चैप्टर कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का चैप्टर है। तो मैंने बोला जो 3 नंबर का या 2 नंबर का चैप्टर होगा उसमें से आपको करना ही वेरी शॉर्ट आंसर है जो 2 नंबर का आएगा। तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे और फिर उसके सोर्सेज लिखोगे। तो आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है देश को गवर्न किया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक फंडामेंटल रूल्स का सेट होता है
जो किसी भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो 1 नंबर का सफिशेंट बन गया। फिर उसके बाद 1 नंबर का उसने सोर्स पूछा हुआ है, तो सोर्स आपने नाम ही लिखने हैं। तो आपको पता है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो सोर्स हैं, तो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम लिख दो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वो भी डाल दो बीच में। ऐसे तो आपके पास 8-10 पॉइंट बन जाएंगे, पर इतने लंबे नहीं लिखने हैं। तो 2 नंबर आपके यहाँ इतना मटेरियल सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए, मिल जाएंगे आपको। पर देखो मीनिंगफुल होना चाहिए। देन व्हाई इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है? भाई जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेचर है या एग्जेक्टिव है वो कहीं मोनोपोली ना क्रिएट कर दें, वो अपने तरीके से काम ना करें, क्योंकि उनको काम करना होगा संविधान में दिए हुए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वहां पे जुडिशरी का पावरफुल होना जरूरी है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो डेमोक्रेसीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसको यहां से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज कंसीडर्ड एज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट which look after the rules maintained by legislature and executive by the executive। जो रूल्स एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर बनाते हैं, जो लॉज पास करते हैं, जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं या उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हों जो कि संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो ठीक होगा। नहीं होगा तो जुडिशरी बीच में इंटरफेयर करेगी, क्योंकि उसके पास वो इंडिपेंडेंट है, वो गुलाम नहीं है, वो किसी के कहने पे नहीं काम करती। तो इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे इतने मटेरियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, कि पावर जो टॉप पे होती है वो सबसे ज्यादा होती है, रूट लेवल तक उसे पावर को लाना होता है। क्योंकि अगर टॉप पे पावर है तो टॉप पे काम करने वाले लोग हर एक आदमी के संपर्क में नहीं आ सकते उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सर्विस के लिए। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, पर वो मेरी हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए नहीं आ सकते। तो इसलिए पावर को बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है नीचे की तरफ। तो वहां से स्टेट गवर्नमेंट के पास में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट में जो होंगे, जो चीफ मिनिस्टर, उनके पास आएगी। फिर वो भी नहीं देख पाएंगे, उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में फिर लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। तो लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे गांव के ही पंच सरपंच होते हैं या फिर शहरों में वार्ड कारपोरेटर्स होते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको हमारी प्रॉब्लम्स का पता होता है, हम उनसे बात करके अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं रूट लेवल पे। तब जाके जो पावर है उसका सबको बेनिफिट मिल पाता है। तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो अब लोकल लेवल पे भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकल लोग जो है वही लोकल लोगों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और उनके लिए ये सर्विस जो है वो कैसे देनी है ये उन्हीं को पता होता है। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी ज़्यादा, लोकल गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम करे, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो ज़रूरी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर तो आपको पॉइंट्स पता हैं तो पॉइंट्स लिख दीजिए, अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी पता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं ना वो भी लिख देंगे, तो ये सवाल जो है ये बन जाएगा। जैसे भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है हमारा जो संविधान है। कुछ फीचर जो हैं वो बड़ी सरलता से बदल जाते हैं और कुछ फीचर ऐसे हैं जिनको बदलना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो जो रिजिडिटी को दर्शाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, वो इतनी सरलता से नहीं बदला जा सकता, तो वहां पे रिजिडिटी। फिर उसके बाद फिलॉसफी जो है ऑफ इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, इसमें है क्या? बेसिकली बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है विच आर द बेसिक नेसेसिटी। वो बेसिक और वो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है जो हमारी कंट्री की बेसिक नेसेसिटी है, बिना उनके देश नहीं चल सकता। और फिलॉसफी जो है कंसिस्ट ऑफ वेरियस फीचर्स। तो हमारी जो फिलॉसफी है संविधान की वो भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर्स की बनी हुई है। तो ना भी लिखो तो ये पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो रेटिफिकेशन होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ है आप सबने, कि जिसमें पूछा जाता है उनसे भी जिस पे प्रभाव पड़ेगा। संविधान में 3 प्रकार की अमेंडमेंट्स होती हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी और एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। सिंपल मेजॉरिटी में संविधान में वो इशू लाया जाता है, वो टॉपिक लाया जाता है जिसके ऊपर अमेंडमेंट करनी है, और फिर दोनों हाउस पास करते हैं, देन प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। 50% से ज्यादा होना चाहिए मैंडेट, समर्थन दोनों हाउसेस का, तो बदल दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 वहां पे मैंडेट चाहिए, यानी 75% से लोग ज्यादा वहां पे हामी भरने चाहिए, तो वो चेंज कर दिया जाएगा। जबकि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली स्टेटों पे भी पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश पे पड़ेगा तो स्टेटें उसमें आ जाएंगी, तो फिर वो सभी स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स में भी जाता है, वहां से भी पास होके उसको आना होता है सिंपल मेजॉरिटी से। उसके बाद वो अगर पास होके आ जाता है फिर टोटल किया जाता है कि कितनी स्टेटों से पास होके आया। अगर ज्यादा स्टेटों ने उसे पास किया है, वहां पे भी चेक किया जाता है कि 50% से ज्यादा स्टेटों ने पास किया है, तो जाके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और बदलाव लाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब ये क्यों चाहिए, कब चाहिए? तो रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है रिक्वायर्ड एंड रेटिफिकेशन इज और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकार का अमेंडमेंट है। जैसे बाकी के अमेंडमेंट हैं सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी, तो उसी प्रकार रेटिफिकेशन वाला जो अमेंडमेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेटिफाइंग सच एज अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट रोल। इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब उसमें कोई बदलाव करना होता है तो उसमें रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर बड़ी ऐसी कोई अमेंडमेंट लानी है जिसका सीधा सीधा असर जो है वो स्टेटों पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, तो वहां भी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी? हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों है? तो ये पॉइंट्स में बनता है ये सवाल, तो आप पॉइंट्स में लिखो। तो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके पास काफी होंगे, 5-6 होंगे, पर आप 3 या 4 पॉइंट लिखो, वो भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने हैं, 2 नंबर का सवाल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, कोई एक सोशल जस्टिस बताओ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। तो आपने बड़े सारे सोशल जस्टिस जो हैं वो
पढ़े हैं, तो ऐसा सोशल जस्टिस जैसे इट सेफ गार्ड्स आवर बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारे बेसिक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को सेफ गार्ड करके रखे, उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालना चाहिए। वन ऑफ द सोशल जस्टिस इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट सेफ गार्ड्स ओवर बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा कोई भी जस्टिस जिससे हमारे बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको नुकसान ना हो, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की लिस्ट में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म को यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया है, पर आप इसको पैराग्राफ में लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बन रहा है, और अगर इन्हीं पॉइंट्स को ठीक तरीके से खोल के लिखेंगे तो और लंबा बन जाएगा। तो सेकुलर वर्ड जो है वो प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट के बाद लाया गया था। भारत का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में एक्सक्लूजन होता है स्टेट और रिलीजन का, वहाँ पे चर्च का अपना काम होता है और गवर्नमेंट का अपना काम होता है, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। पर भारत का सेकुलरिज्म उससे एडवांस है, अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अगर हम देखें तो वो सेकुलर है, नाइदर यूनिटरी वन बट हैज टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेकुलर नाइदर यूनिटरी। तो हमारा जो संविधान है अगर हम देखें तो वो ना ही पूरे तरीके से सेकुलर है और ना ही पूरे तरीके से यूनिटरी है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है, पर जब जरूरत महसूस होती है तब बीच में आती है। देन इसके बाद लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट के क्या मुख्य एलिमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल भी है और सेकुलर भी है। इंडियन स्टेट्स जो है वर्क्स इन द वेरियस वेज टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। तो भारत का जो सेकुलरिज्म है, भारत एक सेकुलर स्टेट है। कैसे कि यहाँ पे जो स्टेट है वो हमेशा कोशिश करती है ऐसे तरीके लाए जाएं जिनसे देश के अंदर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेशन ना आ जाए। जैसे हिंदू रिलीजन भारत में सबसे बड़ा रिलीजन है, पर हम देखें फिर भी सारे रिलीजन इक्वल हैं, कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता दूसरे छोटे रिलीजन्स को। भारत जो है वो इसलिए भी सेकुलर स्टेट है कि ये स्टेट किसी रिलीजियस ग्रुप या फिर रिलीजियस पर्सनैलिटी द्वारा नहीं चलाई जा रही, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है। इंडियन स्टेट्स जो है स्टॉप्स ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। कि पहले मतलब कि क्या होता था कि असली में सेकुलरिज्म का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत का एडवांस स्ट्रक्चर है। भारत एक सेकुलर स्टेट इसलिए है कि भारत ऐसे तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन रहता है, पर जहां जहां नीड पड़ती है वहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस होता है। देन सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैंने आपको बताया कि 7 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस को आप अगर पॉइंट्स में अगर बनते हैं तो लिखेंगे, अगर पॉइंट्स में नहीं बनते हैं तो पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर से हेडिंग दे देंगे इंट्रोडक्शन के रूप में, और फिर जो चीज़ पूछी है वही लिखनी है आपने, उसके फालतू नहीं लिखनी है। यहाँ पे कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जो भारत के संविधान में दिए गए हैं आपको बताने हैं। तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, 6 फंडामेंटल, और वो नीचे दिए गए हैं।
राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू स्पीच। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये मैं, हाँ ये अब आप ही लिखो इसको, बड़ी बार समझाया हुआ मैंने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, इमरजेंसी पावर्स क्या हैं। तो इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति की 3 परिस्थितियों में लगाई जाती है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि जो कंट्रोल है वो सारा का सारा सेंटर के पास आ जाता है। किसी भी स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहती, या जिस जगह पे लगाई जाती है उसके पास नहीं रहती, सीधा वहां की पावर जो है वो सेंटर में चली जाती है। और अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगेगी तो पूरे देश की राज्य सरकारें खत्म हो जाएंगी और सारी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो इमरजेंसी पावर 3 परिस्थितियों में लगती है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब जब किसी दूसरे देश का डर हो कि कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो उस समय देश की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है। दूसरी इमरजेंसी है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर सरकार फेल हो जाए, संविधान में लिखी हुई जिन सरकार का वर्णन है जिसने देश चलाना है, अगर वो फेल हो गई, सरकार का काम था जनता की सेवा करना, पर सरकार सेवा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में भी इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और लास्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है कि सिस्टम को चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो जब पैसा ही नहीं बचा तो काम कैसे होंगे, काम नहीं होंगे। जैसे पाकिस्तान का इस समय हाल हो रहा है, पाकिस्तान में इस समय पैसे की कमी हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है वहां पे, और अगर ऐसा ही रहा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहां की सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। और अगर पूरे देश में लगे तो आर्मी फिर कंट्रोल करेगी उस जगह को। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, ऊपर इमरजेंसी ऑफ पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाली आ गई। और ड्यूरिंग वार, एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, इमरजेंसी पावर ड्यूरिंग वार। पहले नंबर पे इमरजेंसी पावर ड्यूरिंग वार, जिसको एक्सटर्नल एग्रेशन केस कहेंगे। दूसरा इमरजेंसी ऑफ पावर, जिसको फाइनेंशियल, ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहेंगे। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी ये फाइनेंशियल क्राइसिस वाली इमरजेंसी कहेंगे। 13th क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बड़ी बार आपने सवाल लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, मिल जाएंगे इसके नंबर। पर अगर थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में लिख देते हैं ऊपर, तो एक बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा। फिर 4 में से पूरे 4 नंबर मिलेंगे, इसके भी 3.5 मिल जाएंगे। मैंने बोला ऊपर से थोड़ा लिखने की कोशिश करो, जो चीज पूछी नहीं है वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, और फिर जो चीज पूछी है वो सारी लिखो, कंक्लूजन मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव सोशल जस्टिस। किस प्रकार हमारा संविधान जो है वो बनाया इस तरीके से है कि वो सोशल जस्टिस समाज में ले आता है। कैसे? यहां पे सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमारा संविधान कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी सबको एक समानता, सबको एक जैसे अधिकार, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज, ताकि पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके सारे लोग और आगे बढ़ सकें। इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपेशन इज गिवन टू द एवरी सिटीजन। हमारे देश में सबको छूट है, सबको राइट दिया गया है कि जाओ भाई आप मेहनत करो, प्रॉपर्टी बनाओ, अपनी मर्जी से कोई भी काम करो, सारी छूट है आपको। तो ये भी सोशल जस्टिस लाती है समाज में। फिर उसके बाद इफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है हमारे संविधान की तरफ से, ये भी अधिकार सबको दिया गया है, जो हर एक आदमी को इतना काबिल बना देता है कि वो अपनी बात को आगे प्रस्तुत कर सके।
और दूसरी तरफ जिसको वो बोल रहा है वो विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो उसकी बात को सुने और जो वो कर सकता है उसके लिए वो करे। इसीलिए हम लोग खुल के अपनी बातें सरकारों के आगे रखते हैं और सरकार भी जो उसके लिए बन पड़ता है सरकारों से, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो उस तरीके से काम करके वो हमें बेनिफिट देने की कोशिश करती हैं। तो इससे भी सोशल जस्टिस बन जाता है। फिर उसके बाद राइट टू वोट, अगर सरकारें नहीं करती हैं ऐसे तो हमारे पास अधिकार है राइट टू वोट, जिससे हम सरकार फिर बदल भी सकते हैं। तो ये पॉइंट लिख के आ जाइए, नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा लंबा किया है लास्ट में, बस वही यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दीजिए। सोशल जस्टिस बता दीजिए कि सोशल जस्टिस होता क्या है, फिर उसके बाद संविधान में वो कौन सी चीजें हैं जिनसे सोशल जस्टिस आता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर मेजर काइंड्स ऑफ राइट्स। तो अब आप सिर्फ मेजर काइंड ऑफ राइट्स ने ना लिखो, आप राइट्स भी बताओ, राइट्स क्या होते हैं। जैसे ऊपर बताया है कि राइट्स ये होते हैं और फिर ये आगे मेजर काइंड ऑफ राइट्स, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ इंप्रेशन, राइट टू लिबर्टी। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये आप थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइनें जो हैं वो आगे लिख के आइए। क्वेश्चन नंबर 16, सिटीजन क्या होता है और कौन से रेलेवेंट ग्राउंड्स हैं सिटीजन के इंक्लूजनशिप की, यानी सिटीजनशिप प्राप्त करना। तो पहले तो सिटीजन पूछा हुआ है, 1.5 नंबर का सिटीजन है और 2.5 नंबर का रेलेवेंट ग्राउंड्स। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिटीजन, ऊपर 3-4 लाइनों में सिटीजन लिखा हुआ है और फिर नीचे रेलेवेंट ग्राउंड्स। इंक्लूजन होता है कि आप किसी देश की नागरिकता लेना चाहते हो, जैसे आप भारतीय हो तो नागरिकता किसी दूसरे देश की लेना चाहते हो। पिछली जो क्लास थी उसमें एक्सक्लूजन आया हुआ था कि नागरिकता कैसे चली जा सकती है एक देश की, तो यहाँ पे कैसे प्राप्त की जा सकती है, हासिल की जा सकती है। तो वही ये पढ़े हैं आपने, आप शादी करते हो किसी दूसरे देश में, किसी देश ने क्राइटेरिया रखा होता है, वो नागरिकता देते हैं अपने देश की। फिर उसके बाद अगर आप एक लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हो तो कुछ देशों ने क्राइटेरिया रखा होता है कि 15 साल रहोगे तो हम आपको नागरिकता दे देंगे। किसी ने 10 साल रखा होता है, किसी ने 7 साल रखा होता है। फिर अगर बर्थ किसी देश में होता है तो वो भी कई देशों ने क्राइटेरिया रखा होता है कि आप हमारे देश की नागरिकता ले सकते हो। तो ऐसे ही 3-4 पॉइंट जो हैं वो लिख के आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 2.5 नंबर का बन रहा है ये, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर ये लेंथ है तो 3 पॉइंट काफी हैं इस लेंथ के। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट शॉर्ट है ये, नेशनलिज्म क्या होता है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताओ नेशन के। तो यहाँ पे 2-2 नंबर का पूछा है या 1.5-2.5 का यहाँ पे पूछा है ऊपर वाले सवाल की तरह। तो नेशनलिज्म लिखो पहले, नेशनलिज्म क्या होता है। ये नेशनलिज्म लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इस लेंथ का ठीक है। और ये एलिमेंट्स हैं नेशन के, पीपल हो गए, टेरिटरी हो गई, फीलिंग हो गई, तो पढ़ लेते हैं इसको। ए नेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज और स्टेट कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू बिकम ए नेशन। यानी कि लोग जो उस जगह पे रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, वो जरूरी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे मतलब कि नेशन बनेगा। दूसरा, उनमें फीलिंग भी होनी चाहिए नेशनलिज्म की, राष्ट्र भाव भी होना चाहिए उनमें कि ये मेरा देश है। फिर उसके बाद द पर्सन हु कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इज कंसिडर्ड टू, तो वो उस देश का नागरिक कंसिडर कर लिया जाता है। नेशन बाइंड्स, जो राष्ट्र होता है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो लोग जुड़े भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म के द्वारा। एंड नेशनलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, नेशन और इज्म। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मतलब क्या बन जाता है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बोलते हैं हिंदी में। नेशन का मतलब राष्ट्र और इज्म का मतलब वाद, राष्ट्रवाद। तो ये टॉप पे लिखो।
ये वाली लाइन जो है ये टॉप पे लिखो। देन उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में मैंने आपको बताया एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये पैसेज दिया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग, तो आप पैसेज में से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। और वैसे ज़्यादातर जनरल सेंस का पैसेज होता है, पता चल जाता है, पर फिर भी अगर नहीं पता चले तो आप पैसेज में से भी लाइनें उठा के लगा सकते हो। यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, बट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री हैज़ कम अंडर severe criticism at so many hands. Many people are of view point that Constitution of India is only federal in form, but it is a unitary in spirit. Dr. Basu is of the opinion that the Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but it is combination of both. अब सवाल पूछा है why federal system of इंडिया कम अंडर सवेयर क्रिटिसिज्म, यानी इसमें इतने ज़्यादा नुक्स क्यों निकाले गए? तो वो निकाले गए हैं सवेयर क्रिटिसिज्म के आगे लिखा हुआ है अलग अलग लोगों ने किया क्यों। कुछ लोगों का मानना है, यहाँ से आंसर है, बिकॉज मैनी पीपल आर ऑफ व्यू पॉइंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ओनली फेडरल इन फॉर्म, कि सिर्फ नाम का ही फेडरल है, फॉर्म का ही फेडरल है, पर असली में देखें तो ये यूनिटरी टाइप का है, यूनिटरी इन स्पिरिट है। तो ये इसका आंसर आपने लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो ये सवाल आपने ऊपर भी लिखा है फेडरलिज्म, ठीक है, तो फेडरलिज्म के फीचर लिख दो, इसमें 2-3 फीचर लिख दो, आपका आंसर बन जाएगा। Why is India called quasi federal? quasi federal क्यों कहा जाता है? quasi federal का मतलब होता है जिसमें कुछ बातें, कुछ पावर जो है वो स्टेटों को दी जाती हैं और कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। तो फिर वो quasi federal, यानी कि कुछ मामलों में अलग अलग लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो इसको quasi federal बनाती हैं। यहाँ पे जहाँ तक बात है स्टेटों की, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी लिस्ट रहती है, उन कामों में वही सुप्रीम होती है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट को लेके सुप्रीम होती है, वहाँ पे उसी की चलेगी। तो जहाँ पे ये वाला सिस्टम होता है वो क्वासी फेडरल होता है। तो आप यहाँ डॉक्टर बासु से आंसर बनेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा क्यों है, क्वासी फेडरल क्यों है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट प्योरली फेडरल, ना ही वो पूरे तरीके से फेडरल है, ना ही पूरे तरीके से यूनिटरी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज क्वासी फेडरल। सो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर, क्वासी फेडरल आ गया, सेक्शन ई पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग आंसर में रहने वाले हैं बेटा। आप ध्यान दें कि जिस चैप्टर का लॉन्ग आया है उसका अल्टरनेटिव पार्ट भी उसी चैप्टर में से पूछा गया है। तो मैंने आपको बोला था 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। एक तो सवाल आपका जो पैसेज वाला है वो भी 6 नंबर का है, और 3 ये, यानी 6 चैप्टर में से 4 सवाल आपको आएंगे ही आएंगे पैसेज इंक्लूड करके, जिनको आपने लॉन्ग के तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी सारे चैप्टर्स पे आपने लॉन्ग आंसर प्रिपेयर नहीं करना है, चाहे आपने वैट मैट में वो चैप्टर में लॉन्ग किए थे, अब वो लॉन्ग नहीं आने वाले उनमें से, तो इसलिए मेहनत कम करो। उन बाकी चैप्टरों को जिसपे 6 नंबर का वो चैप्टर नहीं है उसको लॉन्ग के तरीके से प्रिपेयर मत करो। तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तो 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन किया है पहले। गिव द वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। तो देखो यहां पे क्या मिस्टेक क्या की है, पता भी है ये लॉन्ग आंसर है, पर यहां पे इंट्रोडक्शन कुछ नहीं बनाया हुआ, तो इंट्रोडक्शन में इक्वालिटी डाल दो कि इक्वालिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ इक्वालिटी लिखो, जैसे ये लिखी हुई है, और फिर उनको डिस्क्राइब किया गया है। जेंडर इक्वालिटी,
नेचुरल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, कन्वेंशनल इक्वालिटी। ठीक है, तो मटेरियल इन पॉइंट्स में इतना इतना ठीक है, पर ऊपर इक्वालिटी थोड़ा सा लिखो, इक्वालिटी क्या होती है, और फिर ये आपका पहला पार्ट बन जाएगा। फिर इक्वालिटी को कैसे रियलाइज किया जा सकता है, तो यहां पे उसको पैसेज में लिखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह के प्रयत्न करती है कि समाज में इक्वालिटी लाई जाए, जैसे पेंशन देना रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, या फिर दूसरे लोगों को जो समाज में रहते हैं गरीबी के कारण, मतलब कि जिनको अब बुजुर्ग हो गए हैं पर अब किसी तरीके से उनको अपना घर चलाना है, उनकी भी हेल्प करती है, ओल्ड एज बेनिफिट्स देती है। सिक, अगर कोई बीमार है, ठीक है, वन पर्सन गॉट सिक एंड गॉट, जैसे ये तो हमारे यहाँ पे भी शुरू किया गया है आयुष्मान के द्वारा, उसके इलाज वगैरह हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं वो डालिए, मतलब कि जिनसे अपने ये पॉइंट आप अपने से भी डाल सकते हैं, और कामा कामा डाल के लिखते जाओ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पॉइंट्स लिखने पे आ जाएंगे तो इनसे इक्वालिटी लाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर उसके बाद ये 19 का आर पार्ट है, जिसमें सवाल पूछा गया है, गिव 19 फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 19, हाँ पहले ऊपर 20th किया था, अब ये 19th क्वेश्चन किया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बड़ी बार आपने सवाल लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं। तो ये ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और फिर वो पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो इतना मटेरियल जो है वो इस क्वेश्चन में चाहिए। पॉइंट अगर एक आधा और ऐड हो जाए तो बन जाएगा, कंक्लूजन के साथ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, फ्रीडम क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले फ्रीडम के बारे में लिखो, फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम, फिर उसके बाद फ्रीडम के करैक्टरिस्टिक्स लिखो। ठीक है, जैसे यहां पे लिखे हुए हैं, वो भी मीनिंग को कवर करेंगी। ये 2 नंबर और 4 नंबर का सवाल, पहले वाला 2 नंबर का, आगे वाला 4 नंबर का पूछा है। तो 2 नंबर खाली फ्रीडम लिखने से आपको नहीं मिलेंगे, उसमें थोड़े से फ्रीडम के करैक्टरिस्टिक्स जोड़ दो। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रीडम, तो ये नीचे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को फिर आपने 4 नंबर के तरीके से आगे एक्सप्लेन करना है। तो ये यहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे इसके। कंक्लूजन छोटा लिखा हुआ है, कंक्लूजन तो लिखा ही नहीं, पॉइंट्स भी हैं, तो पुल्य आपका जाता क्या है इसमें, आप लिखो, पॉइंट लिखो और कामा कामा डालते जाओ तो कंक्लूजन बन जाएगा। फिर ये एक क्वेश्चन नंबर 10th है, तो 10th हमने किया तो था, एसेंशियल एलिमेंट, हाँ ये किया हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट। देन ये जो और पार्ट हैं इनके, इन्हीं सवालों के और पार्ट, उनको डिस्कस किया गया है, उनको लिखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन का ये कल भी जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें भी डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है अगर आप इसे लिखें तो। ये आ गया ऊपर कंपोजिशन, ये नीचे पावर्स आ गई उसकी, पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स और यहां से फंक्शन, तो ये लिख लोगे आप। ये देखो, ये भी बनाया हुआ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाओ, इसके भी इम्प्रेस करता है ये चेक करने वाले को। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही लंबा लिख दिया है, तो टाइम का ध्यान रखना है। ये 21st क्वेश्चन जो है उसका आर पार्ट, डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव, ये भी कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, वहाँ पे लिबर्टी था और पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया था। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ही पूछा गया है, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिबर्टी को जोड़ो, लिबर्टी को जोड़ो, 1-2 डेफिनेशंस भी दो साथ में।
तो आपका पहला पार्ट बन जाएगा ऊपर वाला। फिर उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के ये जो पॉइंट हैं ये इकट्ठे लिखे हैं। नेगेटिव लिबर्टी को अलग से समझाया है, पॉजिटिव लिबर्टी को अलग से समझाया है, और फिर जो पॉइंट लिखे हुए ना डिफरेंस के वो इकट्ठे कर दिए हैं। आपने ऐसे नहीं करने हैं, आपने बीच में लाइन लगानी है, ठीक है। जैसे आपको करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, लाइन लगानी है और फिर पॉइंट लिख के, तो दोनों के मतलब लाइन लगा के आप कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, दोनों के फीचर लिख दीजिए, एक तरफ पॉजिटिव के और दूसरी तरफ नेगेटिव के, तो ये सवाल आपका बन जाएगा। कंक्लूजन लिखा है पर थोड़ा सा छोटा है, तो इसके 5 या 5.5 नंबर मिलेंगे अगर इस तरीके से लिखा बोर्ड में। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें रिलेशनशिप पूछा है लिबर्टी और इक्वालिटी का। तो यहाँ पे लिबर्टी को पहले अलग लिखिए, इक्वालिटी को अलग लिखिए। लिबर्टी के नीचे लिबर्टी के फीचर लिखिए, इक्वालिटी के नीचे इक्वालिटी के फीचर लिखिए, और फिर उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पॉइंट से समझाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़, और यहाँ पे अच्छा किया है, डेफिनेशंस कोट की हैं, तो आप ये डेफिनेशंस लिखिए बीच में, ठीक है। ये वो रिलेशनशिप वाले पॉइंट्स हैं, आर क्लोजली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, ठीक है। कंक्लूजन मिसिंग है, कंक्लूजन जोड़ के पॉइंट्स को लिख लो तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से ये पेपर जो है। अगले लेक्चर में हम एक और पेपर जो है उसे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।